हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि क्लास 12th के लिए मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स कौन सी होती है, मतलब कि अवस्थाएँ कौन सी होती हैं, पदार्थ होता क्या है, और ठोस अवस्था पदार्थ की अवस्थाओं में से एक अवस्था है। फिर हमने ठोस अवस्था को अच्छे से जाना था, उसकी परिभाषा, ठोस अवस्था के गुण। फिर हमने पढ़ा था ठोस अवस्था के प्रकार। तो अब हम ठोस अवस्था के प्रकार ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ठोस अवस्था के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आप सब लोगों को मेरे साथ बोलना है। आप जितना टीचर के साथ प्रेजेंट रहोगे क्लास में, जितना ज़्यादा अटेंटिव रहोगे, जितना ज़्यादा मेरे साथ बोलोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, घर पे बस आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं ठोस अवस्था के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस अवस्था के 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस से कैसे अलग होता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें ठोस एक ही जैसे नहीं दिखते, हमें कई तरह के ठोस दिखते हैं। जैसे पाउडर ठोस है, मोम वैक्स ठोस है, ठीक है, और फैट वसा ये भी ठोस होते हैं। ग्लास कांच ठोस होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोहे की बात करें, नमक की बात करें, ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करें, ये सब भी क्या होते हैं, ये भी ठोस होते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से काफ़ी हमें अलग दिख रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में ठोस बोले थे वो थोड़े सॉफ्ट कैटेगरी के, थोड़े हल्के से ठोस दिख रहे हैं, सॉफ्ट, ठीक है, मुलायम, मतलब थोड़े कमज़ोर ठोस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मैंने बाद में जैसे लोहा, नमक वगैरह, ये हमें उनके कंपैरिजन में थोड़े हार्ड, थोड़े रिजिड वो दिखाई दे रहे हैं ठोस। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है एक्चुअल में, ये हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो हियर वी विल स्टार्ट। ठोस के 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इन दोनों ठोस को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं आपको क्या सुनाती हूँ, एक कहानी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कहानी बहुत बड़ी सच्ची सी कहानी है। कैसी सच्ची सी कहानी, ठीक है, रियल स्टोरी। तो कहानी क्या है कि मान लो आप में से किसी एक बच्चे का क्या है, आप में से किसी एक बच्चे की मिठाई की दुकान है। किसकी दुकान है, मिठाई की। किस चीज़ की दुकान है, मिठाई की। और आपकी दुकान पे आज लड्डू बने। क्या बने, लड्डू। 2 तरह के लड्डू बनाए। कितने तरह के, 2 तरह के लड्डू बनाए, ठीक है। एक में पापा ने क्या करा है, एक में पापा ने अलग कलर डाल दिया लड्डू में, और दूसरे लड्डू में दूसरा कलर डाल दिया, ठीक है, कलर वाइज वो डिफरेंट कर दिया। बात समझ में आ गई आपको। अब आप और आपके छोटे भाई दुकान पे जाते हो, तो पापा आपसे कहते हैं इतने सारे लड्डू बने रखे हैं, आप ऐसा करो इनको वेल अरेंज कर दो। वेल अरेंज मतलब आपने देखा है ना हलवाई की दुकान पे कैसे प्लेट में अच्छे से लड्डू लगे रहते हैं। तो आपको भी पापा जी ने प्लेट में वैसे ही लड्डू को लगाने को कहा, ठीक है। किसको, आपको और आपके छोटे भाई को। तो देखते हैं आप दोनों कैसे लड्डू को लगाते हो। हियर अब हम यहाँ देखते हैं कि आप दोनों कैसे लड्डू को लगाते हो। तो आप बड़े हो तो आप लड्डू को बड़े तरीके से लगा रहे हो। पहले एक लड्डू लगा रहे हो प्लेट में, फिर एक लड्डू के बाद दूसरा लड्डू, फिर अगला लड्डू, फिर अगला लड्डू, फिर अगला लड्डू। बड़े तरीके से आपने लड्डू लगाए। कैसे लगाए आपने लड्डू, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने लड्डू लगाए। कैसे लगाए आपने, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लड्डू लगाए, ठीक है। पूरी प्लेट में, बड़ी सी प्लेट्स होती है ना, पूरी प्लेट में आपने दूर तक लड्डू को अच्छे से लगा दिया है। वहीं आपका भाई क्या कर रहा है, आपका भाई तो शैतान है ना, वो छोटा है ना, उसके दिमाग में शैतानी, उसका तो काम में मन ही नहीं लगता, उसको खेलने जाना है। वो एक लड्डू कहीं, एक लड्डू कहीं, एक लड्डू कहीं, कहीं पे एक लड्डू कहीं पे, मतलब उसके लड्डुओं का तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, उसके लड्डुओं का तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, ठीक है, उसके लड्डुओं का कोई अरेंजमेंट ही नहीं। अब हम इसको ब्लैक कर देते हैं, राइट। ठीक है, लेकिन जो तुमने लड्डू लगाए वो तुमने इस तरह से लगाए, पहले एक कलर वाला लड्डू, फिर दूसरे कलर वाला लड्डू, एक कलर वाला लड्डू, फिर दूसरे कलर वाला लड्डू। आपने लड्डुओं को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगाया है।
आपने लड्डू को कैसे लगाया है? बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। ठीक है, तो आपके लड्डुओं को मैं कह सकती हूँ कि आपके जो लड्डू है ना वो सुव्यवस्थित हैं। सुव्यवस्थित मतलब बड़े अच्छे तरीके में लगे हुए हैं। और सुव्यवस्थित कैसे हैं, कहाँ तक सुव्यवस्थित हैं? एक लंबी लाइन में सुव्यवस्थित है, दीर्घ परास तक। लंबी लाइन का मतलब क्या है? दीर्घ परास तक। दीर्घ परास मतलब एक बहुत बड़ी दूरी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे में जहाँ तक लड्डू फैले हुए हैं बड़े अच्छे से आपने लगा रखे हैं। ठीक है, तो आपके लड्डुओं की जो व्यवस्था है वो कैसी है? एक बहुत दूर तक कैसी व्यवस्था है? सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित हैं आपके लड्डू। वहीं आपके भाई ने जो लड्डू लगाए कहीं कहीं पे व्यवस्थित है, कहीं कहीं पे अव्यवस्थित, कहीं कहीं पे व्यवस्था है, कहीं कहीं पे व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्रम ठीक है, कहीं कहीं पे क्रम ठीक नहीं है। और आपके लड्डू अगर मैं देख रही हूँ, आपके पापा आपको एक्सीलेंट बोल देते हैं कि भाई आपने तो लड्डुओं को बड़े तरीके से लगाया। ठीक है, आपके पापा आपको शाबाशी देते हैं। वहीं आपके भाई में तो चपेट लगाते हैं कि ये कोई तरीका है लड्डू लगाने का, ऐसे तो सारे लड्डू बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लड्डुओं को हम क्या मान लेते हैं? इन लड्डुओं को हम मान लेते हैं ठोस के अवयवी कण। क्या मान लेते हैं? इन लड्डुओं को हम ठोस के अवयवी कण। ठीक है, तो अवयवी कण मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अवयवी कण क्या होते हैं? जिससे कोई भी पदार्थ मिलके बना होता है। वो कण जिनसे कोई भी पदार्थ मिलके बना हुआ है उसको हम उस पदार्थ के अवयवी कण होते हैं कहते हैं। ठीक है, तो इधर आपके इधर वाले जो लड्डू हैं यानी कि इधर वाले ठोस के जो अवयवी कण हैं वो बहुत दूर तक एक व्यवस्थित क्रम में लगे रहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के कण एक बहुत दूर तक व्यवस्थित क्रम में लगे रहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घ परास क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे क्रम में व्यवस्थित होते हैं? दीर्घ परास क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वहीं अक्रिस्टलीय ठोस के जो वो होते हैं अवयवी कण वो लघु परास क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे क्रम में व्यवस्थित होते हैं? लघु परास क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लघु परास क्रम का क्या मतलब है? यहाँ पे क्रम बन रहा है, ब्लैक लड्डू के बाद ग्रीन लड्डू है, ग्रीन लड्डू के बाद ब्लैक लड्डू है। ठीक है, तो छोटा सा यहाँ पे ऑर्डर है, फिर ग्रीन लड्डू है, लेकिन फिर यहाँ पे ग्रीन लड्डू, यहाँ पे ब्लैक लड्डू, यहाँ पे मतलब कोई इनमें व्यवस्था नहीं है, इनमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसको भी हम ग्रीन बना देते हैं क्योंकि इनमें क्रम नहीं होता, इनमें कोई क्रम होता नहीं है। इसको हम ग्रीन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनमें कोई क्रम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्रम है लेकिन यहाँ पे क्रम बिगड़ रहा है। यहाँ पे सारे एक जैसे लड्डू हो गए। ठीक है, और इनको ठीक इनका वैसे भी क्रम ठीक नहीं है, जैसे एक ही लाइन में लगा दिए, ये यहाँ पे इनकी कोई लाइन वाइन ही ठीक से नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या होता है? दीर्घ परासी क्रम होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है। वहीं अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसी होती है? लघु परासी। तो अब हम लिखने जा रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासीय क्रम में होती है। वहीं हम अक्रिस्टलीय की बात करें तो इसमें कैसे क्रम में होती है? लघु परासीय। इसमें कैसा क्रम होता है? लघु परासीय। कि यहाँ पे ठीक क्रम था, यहाँ पे फिर बिगड़ गया, यहाँ पे फिर क्रम क्या हो गया? बिगड़ गया। बात समझ में आई? तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? लघु परासीय क्रम होता है अवयवी कणों का। ठीक है, क्या होता है? लघु परासीय क्रम होता है अवयवी कणों का। अब हम दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि अगर हम लड्डू को क्रम में लगाएंगे, एक लड्डू के ऊपर एक लड्डू के बराबर में दूसरा लड्डू, उसके बराबर में लड्डू लड्डू लड्डू, ऐसे अगर हम लड्डू को क्रम में लगा दें, फिर हम ऊपर लड्डू लगाना शुरू करें और ऊपर भी लड्डू को किस में लगाएं? क्रम में ही लगाएं। बात समझ में आ रही है आपको? ऊपर भी लड्डू को किस में लगाएं? क्रम में। ऊपर भी लड्डू को किस में लगाएं? क्रम में। तो इससे क्या होगा कि लड्डू की एक ज्यामिति बन जाएगी, एक ज्यामिति आकार बन जाएगा, लड्डू का एक फिक्स सा आकार बन जाएगा। इस तरह के दिखेंगे हमें प्लेट में लड्डू, दिखते हैं या नहीं? इस तरह के। ठीक है, इस तरह के दिखेंगे हमें लड्डू। ठीक है, तो क्योंकि इसके क्रिस्टलीय ठोसों के जो कण होते हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं, एक अच्छे दीर्घ परास तक एक सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के कण दीर्घ परास तक एक अच्छे क्रम में, एक परासीय क्रम में होते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक ज्यामितीय संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है? ज्यामितीय आकार। ठीक है, ज्यामितीय आकार बन जाता है उनका।
ठीक है। तो दूसरा इसका जो पॉइंट है हम क्या लिखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका ज्यामितीय आकार होता है। उनका ज्यामितीय आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। ठीक है। वही इनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, इनका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। तो अब तक हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में दो डिफरेंस देखे। पहला ये कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवीकरण दीर्घपरासी क्रम में लगे होते हैं। दूसरा ये कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवीकरण होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। और यही हम अक्रिस्टलीय में इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, इसमें लघुपरासी क्रम होता है और इनकी ज्यामिति बिल्कुल निश्चित नहीं होती। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? अब हम इनके आगे डिफरेंस देखते हैं। आगे डिफरेंस देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि आपको काम क्या करना है। घर पे दो ठोस लेना है, ठीक है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। कैसा? एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में आप मोम ले सकते हो जो कि घर पे आसानी से मिल जाता है, मोमबत्ती वाला मोम, बिल्कुल सही समझ रहे हो, वही मोम। ठीक है, ये कोई केमिस्ट्री वाला मोम अलग से नहीं है, वही है। ठीक है। तो आपको मोम लेना है और दूसरा आपको नमक, वो आते हैं ना क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही आते हैं ना, वो साजा वाला नमक जो बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो साजा वाला नमक होता है वो लेना है। ठीक है। और दोनों को एक धारदार से, देखो हाथ नहीं काटना है, हाथ नहीं काटना, ठोस को काटना है। ठीक है। उनको धारदार से किसी औजार से काट के देखना है। आपको क्या करना है कि दोनों तरह का आपको ठोस लेना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और उसको धारदार औजार से काट के देखना है। ठीक है। तो जब आप उसको धारदार औजार से काटोगे तो आपको क्या मिलेगा कि धारदार औजार से काटने पे जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वो आपको चिकना और सपाट पृष्ठ देगा। कैसा पृष्ठ देगा? चिकना और सपाट पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? ये इसका पृष्ठ है, ये इसका पृष्ठ है, ऊपरी सतह। ठीक है। तो पृष्ठ का मतलब क्या होता है? ऊपरी सतह किसी भी चीज़ की। तो जब मान लो मैं इस डस्टर को काटूँ और काट के मैं इसको दो टुकड़े कर लूँ, तो काटने के बाद जो कटे हुए पृष्ठ हमको मिलेंगे ना, काटने के बाद जो पृष्ठ मिलेंगे, तो वो जो कटे हुए पृष्ठ हैं वो हमें कैसे मिलेंगे? वो हमें क्रिस्टलीय ठोस के लिए कैसे मिलेंगे? चिकने और सपाट। और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए वो हमें मिलेंगे अनियमित। अनियमित कह सकते हैं, खुरदरे कह सकते हैं। टच करके देखेंगे, टच करने में वो हमें कैसे लगेंगे? खुरदरे लगेंगे। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि क्रिस्टलीय ठोसों को अगर हम किसी धारदार औजार से काट के देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस धारदार औजार से काटने पे हमें कैसा पृष्ठ देते हैं, कैसा सरफेस देते हैं? चिकना और सपाट। कैसा पृष्ठ देते हैं? चिकना और सपाट। वही ये वाले जो ठोस होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ये हमें कैसा पृष्ठ देते हैं धारदार औजार से काटने पे? ये हमें अनियमित। अनियमित यानी कि इर्रेगुलर। इर्रेगुलर यानी कि अगर हम उसे छू के देखें तो वो हमें खुरदुरा लगेगा छूने में। कैसा लगेगा हमें छूने में? खुरदुरा लगेगा। तो ठोसों की, क्रिस्टलीय ठोसों के इसी गुण को, किस गुण को? कि अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों को काटें और वो काटने पे हमें चिकना और सपाट सरफेस या पृष्ठ दें, इसी गुण को, ठोसों के, क्रिस्टलीय ठोसों के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? विदलन गुण कहते हैं। ठीक है। विदलन गुण क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों को धारदार औजार से काटने पे हमें चिकना व सपाट पृष्ठ मिलता है और क्रिस्टलीय ठोसों के इस गुण को हम विदलन गुण कहते हैं। मुझे नहीं लगता आपको समझ नहीं आया होगा। मैंने बहुत प्यार से, बहुत एफर्ट्स डाल के बहुत अच्छे से समझाया। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ आप रिपीट करना, आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम लिखने जा रहे हैं नोट्स। आप बनाना चाहते हो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नोट्स आपको मैं ही प्रोवाइड करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे उतने टॉपिक्स के जितने मैं करा चुकी हूँ, राइट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, थर्ड पॉइंट इज क्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण दर्शाते हैं। क्या दिखाते हैं? विदलन गुण। क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में थर्ड पॉइंट इज क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? विदलन गुण होता है। ठीक है। विदलन गुण क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन नोट डाल के मैं लिख भी दूंगी, डोंट यू वरी। ठीक है। वहीं अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण
नहीं होता है। तो विदलन गुण क्या होता है, नोट डाल के यहाँ लिख लो, विदलन गुण, विदलन गुण क्या होता है, विदलन गुण किसी क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस किसी धारदार औजार से काटने पर चिकना, वो वाला चिकना नहीं, ठीक है, प्लेन, चिकना व सपाट, चिकना व इधर लिख लेते हैं, चिकना व सपाट, चिकना व सपाट पृष्ठ देते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोसों के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, कहते हैं विदलन गुण कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के, क्रिस्टलीय ठोसों के इसी गुण को विदलन गुण कहते। बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बाकी गुणों को भी जानते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या इनके गुण होते हैं। बात समझ में आ गई आपको, विदलन गुण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जो चौथा पॉइंट है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, वो क्या है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो गलनांक होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक कैसा होता है, निश्चित और अभिलक्षणिक होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित व अभिलक्षणिक होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक कैसा होता है, निश्चित व अभिलक्षणिक होता है। निश्चित का मतलब यह है कि मान लो NaCl हमारा मान के लो NaCl हमारा होता है, ये किसका एग्जाम्पल, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल होता है। NaCl किसका एग्जाम्पल होता है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। हाँ, वही नमक जो आप घर में यूज़ करते हो, जो आप अपनी चपाती में, रोटियों में डालते हो, आटे में डालते हो, सब्जी में खाते हो, खाने को चटपटा बनाते हो, वही नमक, उसी नमक की बात चल रही है, उसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, यानी कि NaCl, है ना। तो ये जो NaCl होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक। कितना गलनांक होता है इसका, 801 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हम जैसे 801 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे तो ये तुरंत गल जाएगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, तुरंत ये गल जाएगा, सोडियम क्लोराइड तुरंत गल जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल निश्चित है। क्या निश्चित है, कि 801 डिग्री सेल्सियस पे गल जाएगा। ये निश्चित है कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसका जितना टेम्परेचर है उतना फिक्स है, उतने पे वो गल जाएगा। लेकिन अगर हम यही बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, किसकी बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इनका जो गलनांक होता है वो एक परास में होता है। परास का मतलब एक निश्चित टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर का एक परास होता है। परास का मतलब ये होता है कि इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने के बीच में। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था मोम इसी का एग्जाम्पल होता है, वैक्स। मोम किसका एग्जाम्पल होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है मोम, अक्रिस्टलीय ठोस का। बात समझ में आ गई। तो इसका जो मोम का जो वो होता है गलनांक, मोम का गलनांक कितना होता है, 46 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होता है, 46 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मैंने यहाँ क्यों नहीं कहा कि 46 डिग्री होता है, मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं कह दिया कि 68 डिग्री सेल्सियस होता है इसकी तरह। मैंने कहा है कि इतने से इतने के बीच में होता है, और इसी चीज़ को हम परास कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, परास। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित व अभिलक्षणिक होता है क्रिस्टलीय ठोस का। और अक्रिस्टलीय ठोस का कैसा होता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो एक परास में होता है। किसमें होता है, एक परास में, एक रेंज में होता है, एक रेंज में, इतने से लेके इतनी रेंज में, इतने से लेके इतनी रेंज में। बात समझ में आ गई। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस तो होते हैं, इनका गलनांक कैसा होता है, इनका गलनांक
गलनांक परास, एक परास में होता है, एक परास में होता है। इनका गलनांक कैसे होता है? एक परास में होता है। इनका गलनांक कैसे होता है? एक परास में होता है। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं इसके लिए। मैंने आपको बताया कि जो अक्रस्टलीय ठोस होता है इनका एग्जांपल घी, फैट मतलब वसा में घी वगैरह, तेल वगैरह ये सब आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका एग्जांपल, मतलब इसको हम कैसे थोड़ा और समझ सकते हैं कि पता है बचपन में क्या होता था। जब मैं छोटी थी शैतान थी। कैसी थी? शैतान। आप लोग भी शैतान होंगे, बचपन में सब शैतान होता है। अब देखो बचपन में मैं क्या करती थी, दिवाली पे बहुत सारी कैंडल्स हमारे घर पे लगाई जाती थी, सबके घर पे लगाई जाती है। तो वो कैंडल्स जब जल जाती थी तो सुबह को जब हम उन कैंडल्स को देखते थे तो बहुत सारी कैंडल्स आधी बच जाती थी, जो आधी भी नहीं बचती थी वो थोड़ी कम बच जाती थी, और बहुत सारी कैंडल्स भी नहीं बचती थी तो उनका मोम बह के नीचे इकट्ठा हो रखा होता था। तो हम क्या करते थे, उस मोम को छुटा के दीवलों में इकट्ठा करते थे। किसमें? दीवलों में इकट्ठा करते थे। और दीवलों में उनको इकट्ठा करके फिर एक बड़ा सा दिया लेके हम उसको मेल्ट करते थे। हम उसको क्या करते थे? मेल्ट। तो हम क्या देखते थे कि वो पूरा मोम एक साथ नहीं पिघल रहा है, पूरा का पूरा मोम एक साथ ना पिघल के पहले थोड़ा फिर थोड़ा, लास्ट में भी थोड़ा मोम ऊपर तैरने लगता था। मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ भी जाता था उसके बाद भी क्या होता था, सारा मोम पिघल भी गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोम ऊपर बच जाता था, बच जाता था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मोम अक्रस्टलीय ठोस का उदाहरण है जो कि एक साथ नहीं पिघलता, एक साथ नहीं गलता। कैसे गलता है? एक रेंज में गलता है। कैसे गलता है? एक रेंज में गलता है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं ऐसा करती क्यों थी? मैं सोचती थी कि मैं इससे नई कैंडल्स बनाऊंगी, मोम को पिघला के उसको कैंडल की शेप दे के फिर उसमें एक ऐसी बत्ती लगा के और उसको नई कैंडल बना दूंगी मैं उससे। बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन मेरा मेन पर्पस इस एग्जांपल के थ्रू इस स्टोरी के थ्रू ये बताना है कि किस तरह से जो अक्रस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो एक परास में होता है, वो एक रेंज में होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप उतने ही प्यार और लगन से इस वीडियो को देख के पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इनका गलनांक कैसा होता है? निश्चित और अभिलाक्षणिक होता है। और इनका गलनांक कैसा होता है? वो कैसा होता है? एक परास में होता है। इससे पहले मैंने आपको विदलन गुण बताया था। वैसे तो क्रिस्टलीय और अक्रस्टलीय ठोस है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन मैंने जो इसमें विदलन गुण बताया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो जो सींग वाला आपका वो होता है ना एग्जामिनर, मतलब जो आपके हार्ड से एग्ज़ाम बनाता है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कभी कभी कम हो जाते हैं, पेपर ज़्यादा हार्ड आ जाता है। सींग वाला इसीलिए कहा ना, बच्चों के बारे में सोचता ही नहीं है, पेपर ईजी बनाना है, राइट? ठीक है। तो उसका ये फेवरेट होता है कि विदलन गुण वो बहुत पूछता है। बच्चे आसान से ये तो बड़े आसानी से लर्न कर लेते हैं, लेकिन विदलन गुण ये टेक्निकल से टर्म बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन मुझे पता है मैं पढ़ा रही हूँ, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। समझ में आ गया आपको? तो वो आप एक बार फिर से देख लोगे, उस टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छे से देख लोगे, ठीक है, कि विदलन गुण क्या होता है। अब हम एक और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एग्जामिनर का कैसा टॉपिक? फेवरेट टॉपिक, ठीक है, जिसमें से वो क्वेश्चन बहुत पूछता है। एग्जामिनर के फेवरेट कौन से टॉपिक्स होते हैं? जिनमें वो बच्चों को घुमा फिरा सकते हैं, जिनमें बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहता है। पर मुझे नहीं लगता जितना मैंने पढ़ा है उसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे समदैशिकता और विषमदैशिकता। ये भी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के ही डिफरेंस है। ये भी क्या है? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिकता दर्शाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या करते हैं? विषमदैशिकता दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस क्या करते हैं? विषमदैशिकता दिखाते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता होती है, ठीक है। और वहीं जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या दिखाते हैं? समदैशिकता। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता दिखाते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये समदैशिकता और विषमदैशिकता होती क्या है। ये भी एक ठोसों का गुण है। ये भी ठोसों का क्या है? गुण। समदैशिकता किसका गुण है? अक्रिस्टलीय ठोसों का। और विषमदैशिकता किसका गुण है? क्रिस्टलीय ठोसों का। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, कैसन पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मुझे एग्जाम्पल तो लिखवाने की ज़रूरत है ही नहीं, नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बोल चुकी हूँ दोनों के, तो यू विल राइट डाउन, ओके।
अब हम पढ़ते हैं विषमदैशिकता और समदैशिकता। देखो एक्चुअल में होता क्या है, इसके जो कण होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, प्लस प्लस के जस्ट बराबर में माइनस, प्लस के जस्ट बराबर में माइनस, माइनस के जस्ट बराबर में प्लस, माइनस के जस्ट बराबर में क्या, प्लस, प्लस के जस्ट बराबर में माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस के जस्ट नीचे आएगा माइनस, प्लस के जस्ट नीचे क्या आएगा, माइनस, प्लस के जस्ट नीचे माइनस, माइनस के जस्ट नीचे प्लस, माइनस के जस्ट नीचे प्लस, प्लस के जस्ट नीचे माइनस, मेरे साथ बोलना है सबको, माइनस के जस्ट नीचे प्लस, माइनस के जस्ट नीचे प्लस, प्लस के जस्ट नीचे माइनस, माइनस के जस्ट नीचे प्लस, प्लस के जस्ट नीचे माइनस, प्लस के जस्ट नीचे माइनस, माइनस के जस्ट नीचे प्लस, प्लस के जस्ट नीचे माइनस, माइनस के जस्ट नीचे प्लस। अच्छा, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, आप बताओ कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने क्यों बनाया है? ऐसा स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, देखो ठोस कोई सा भी हो, ठोस के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, लेकिन अगर हम स्पेशली क्रिस्टलीय ठोसों को देखें तो इनके बीच के आकर्षण का तो कोई जवाब ही नहीं है, इनके बीच का आकर्षण का कोई जवाब ही नहीं है। इनमें आकर्षण इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि कांट बी एक्सप्लेन, मतलब टू मच वाला आकर्षण इनमें होता है। इनके जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंस में क्या, नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है कि जो हमसे अलग चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा पसंद आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बहुत ब्रांडेड सी कोई एक येलो कलर की टी शर्ट है, वो हमारी फेवरेट है, हमें वो बड़ी ही पसंद है, ठीक है, हम मतलब जहाँ भी जाते हैं उसी को पहनते हैं क्योंकि वो हमारी फेवरेट है, ठीक है। होता क्या है कि नेक्स्ट डे हमारा बर्थडे है और बर्थडे पे हमारे पापा हमारे लिए सेम येलो कलर की टी शर्ट ला देते हैं। आप उसको देख के खुश होगे? बिल्कुल नहीं होगे। आप कहोगे यार पापा ये तो देख लिया करो आपके बच्चे के पास क्या है क्या नहीं है ना, सेम सा उठा लाए हो आप, क्या करूँगा मैं दो एक जैसी टी शर्ट का। क्या हुआ कि जैसी चीज़ आपके पास है, मतलब कि जो चीज़ आपके पास है आपको सेम वैसी चीज़ पसंद नहीं आएगी, आपको सेम वैसी चीज़ नहीं पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए? जो आपके पास है, जैसे आप हो, आपको उससे कैसी चीज़ें पसंद आती हैं, डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं। सेम वैसा ही साइंस में होता है, सेम वैसा ही साइंस में होता है। होता क्या है कि मान लो ये एक धनात्मक आयन है, कैसा धनायन है, ये कैसा है, ये धनायन, और ये हमारे पास एक ऋणायन है, ये हमारे पास क्या है, एक ऋणायन है। और जब मैं इसको इसके पास लाऊंगी, जब मैं इसको इसके पास लाऊंगी तो मैं इनको थोड़ा सा पास लाऊंगी, मैं इनको थोड़ा सा पास लाऊंगी, बचा कुचा पास ही अपने आप खुद आ जाएंगे, बचा कुचा पास ही अपने आप खुद आ जाएंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि धनायन और ऋणायन यानी कि अपोजिट आयन्स में, एक दूसरे के अपोजिट आयन्स में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। थोड़ा सा पास ही आए, थोड़े से पास में इनको लाई, बाकी पास अपने आप आ जाएंगे, बाकी पास ये अपने आप आ जाएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक जैसे अपोजिट आयन्स में क्या होता है, आकर्षण होता है। अपोजिट आयन्स में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये धनायन ये ऋणायन आएंगे पास में, आकर्षित हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करती हूँ, ये भी ऋणात्मक लेती हूँ और ये भी ऋणात्मक, यानी कि ये भी ऋणायन लेती हूँ और इसको भी ऋणायन, यानी कि ये भी निगेटिव आयन और ये भी निगेटिव आयन। अब मैं इनको पास ला रही हूँ, ये दूर जा रहे हैं, मैं इनको पास ला रही हूँ, ये दूर जा रहे हैं, मैं इनको पास ला रही हूँ, ये दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो प्रतिकर्षित होती हैं, एक जैसी चीज़ें प्रतिकर्षित होती हैं, एक जैसी चीज़ें प्रतिकर्षित होती हैं। सिंपल सा मतलब है, एक जैसी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से दूर भागती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं, और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। बात समझ में आ गई? यही मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि ठोसों में क्या होता है, इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। किस तरह के? इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स में जो अरेंजमेंट होता है अवयवी कणों का वो इस तरह से होता है। ये कोई क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कणों का अरेंजमेंट मैंने आपको दिखा रखा है। अरेंजमेंट मतलब क्रम। मैंने आपको पहले बता दिया कि ठोसों में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली क्रिस्टलीय ठोसों की, तो इनमें जो आकर्षण होता है उसको हम बता ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा आकर्षण होता है जिसका कोई हद ही नहीं।
ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हम यहीं से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या, प्यार। आकर्षण का मतलब क्या है, प्यार। जहाँ पे आकर्षण ज़्यादा, प्यार होगा, ठीक है। अब जिन चीज़ों से आकर्षित होते हो उनसे आप क्या करते हो, प्यार करते हो। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्यार, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी प्लस माइनस आकर्षण का मतलब प्यार, प्लस माइनस आकर्षण का मतलब प्यार, प्लस माइनस आकर्षण का मतलब प्यार। चारों तरफ मुझे प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आकर्षण ही आकर्षण दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन। मतलब कि जो ये अवयव हैं, इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो अत्यधिक है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं विलन हूँ। मैं क्या हूँ, विलन। मेरे को इनके प्यार को तोड़ना है, ब्रेक करना है। मेरे को इनके प्यार को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करूँगी। कहाँ से, यहाँ से। मैं इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। तो तभी हमसे कहेंगे तुम कितनी भी बड़ी विलेन हो। कौन कहेंगे, ये प्लस माइनस। तुम कितनी भी बड़ी विलेन हो, तुम हमारा बॉन्ड नहीं देख रही हो, तुम हमारा बंध नहीं देख रही हो। कितना स्ट्रॉन्ग बंध है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग बंध। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं प्लस हूँ और ये मेरे से अपोजिट है माइनस, तो हम में क्या है, आकर्षण। हम में क्या है, आकर्षण। यहाँ मैं माइनस हूँ और मैं जुड़ा हूँ प्लस के साथ, हम में क्या है, आकर्षण। और ये इस आकर्षण की वजह से जो हमारा बंध है ना, जो हमारी बॉन्डिंग है ना, जो हमारा प्यार है वो बहुत गहरा है। तुम चाह के भी तोड़ नहीं सकती। यहाँ से भी ट्राई कर लो, तुम नहीं तोड़ सकती। यहाँ से ट्राई कर लो, नहीं तोड़ सकती। हम कहेंगे कोई बात नहीं बच्चों। क्या कहेंगे, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ से तो मैं तोड़ सकती हूँ ना। तो ये हमसे कहेंगे मैडम तुम पागल वागल तो नहीं हो कोई, यहाँ तुम्हें आकर्षण नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तुम्हें आकर्षण नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं देख पा रही हो तो यहाँ देख लो आँखों से, अपनी आँखों से यहाँ देख लो। इधर भी आकर्षण, इधर भी आकर्षण, इधर भी, इधर भी। भैया इतना प्यार है, तोड़ पाना मुश्किल है। इतना प्यार है, तोड़ पाना मुश्किल है। अब मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी वाली विलेन हूँ, तो मैं अपनी अलग स्ट्रेटेजी लगाऊंगी, अलग दिमाग लगाऊंगी। और मैं क्या करूँगी, आपको पता है ना भाई मैडम इंटेलिजेंट है, तो मैडम थोड़ा अलग सा दिमाग लगा के अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके इधर से इसको ब्रेक करेंगे। किधर से, इधर से। तो तुम लोग साथ में ये क्रिस्टल दोनों मेरे से कहेंगे मैडम अब आपने अभी क्या कर लिया, यहाँ पे देखो आकर्षण, यहाँ पे देखो आकर्षण, यहाँ पे देखो आकर्षण, ठीक है। यहाँ पे देखो आकर्षण आकर्षण आकर्षण। तो मैं कहूँगी बच्चों मेरी आंखों से देखो। किसकी आंखों से, मेरी आंखों से देखो। इधर क्या है, प्रतिकर्षण। 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 भैया जिनमें प्यार होता है थोड़ा थोड़ा कहीं ना तकरार भी होती है ना। जिनमें प्यार होता है कहीं ना कहीं उनमें तकरार भी होती है। तो बस मुझे वो तकरार ढूंढनी थी। तो वो तकरार मुझे कहाँ दिखी, इस दिशा में दिखी। इस दिशा में भी नहीं, 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 इस दिशा में भी नहीं। वो तकरार मुझे कहाँ पे दिखी, इस दिशा में। और मैंने इसका एडवांटेज ले लिया। मैंने क्या एडवांटेज लिया, इसको यहाँ से काटा और यहाँ से काटने पे मुझे काटने में आसानी हुई, काटने में मुझे आसानी हुई। तो मैंने क्या करा, मैंने दिशा बदल दी। मैंने क्या करी, दिशा बदल दी। दिशा बदलने पे इसको काटने में आसानी हुई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विषमदैशिकता कहते हैं। क्या होती है विषमदैशिकता, दिशा बदलने पे क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण बदल जाते हैं। कौन से गुण, भौतिक गुण। कौन से गुण बदलते हैं, भौतिक गुण। दिशा बदलने पे क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण बदल जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विषमदैशिकता। विषम मतलब अलग, दैशिकता मतलब दिशा। दिशा अलग करने पे गुण बदल गए और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विषमदैशिकता। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस में देखें तो इसमें क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, यहाँ प्लस, यहाँ पे फिर से प्लस। यहाँ पे होना चाहिए था क्या, माइनस, आ गया प्लस। यहाँ पे प्लस के बाद माइनस है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रम है। माइनस के बाद प्लस है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रम है। लेकिन यहाँ पे हम देखें क्रम नहीं है, यहाँ पे हम देखें क्रम नहीं है, यहाँ पे हम देखें क्रम नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसको हम कहीं से भी काटेंगे, इसको हम कहीं से भी काटेंगे, हमें काटना आसानी होगा। देखो यहाँ पे प्रतिकर्षण, यहाँ पे प्रतिकर्षण। बात समझ में, यहाँ पे प्रतिकर्षण, यहाँ से काट लो, प्रतिकर्षण। क्या है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो दिशा बदलने पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर दिशा बदलने पे गुण समान रहते हैं। तो इसलिए इन्हें हम समदैशिक कहते हैं। सम मतलब समान, दैशिक मतलब दिशा। दिशा बदलने पे गुण समान रहते हैं, इसलिए इसको हम समदैशिक कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो मैं विषमदैशिकता की आपको परिभाषा इधर लिखवा देती हूँ। विषमदैशिकता क्या होती है, विषमदैशिकता क्रिस्टलीय, यहाँ पे लिखती हूँ एक बार फिर से, शायद वो आएगा नहीं कैमरे में। विषमदैशिकता,
क्रिस्टलीय ठोसों में दिशा बदलने पर कुछ भौतिक गुण जैसे क्वथनांक, गलनांक, क्वथनांक, गलनांक, चालकता, प्रतिरोधकता इत्यादि बदल जाते हैं, इत्यादि बदल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के इसी गुण को हम विषमदैशिकता कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपको मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही मेरे साथ अपना प्यार और अपना साथ रखिए, ठीक है। वीडियो को खूब देखिए, खूब सारा इससे सीखिए, खूब सारी लाइक एंड कमेंट करिए, और जो इसमें कमी रही हो उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, और जो मैंने अच्छा किया हो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताओ। बाय बाय।